लाइट का इशू तो भाई सब जगह ही है, लेकिन ये कि उसे मैनेज करना हम सबका काम है कि डेटा बंडल पे पैकेज पे किसी भी तरीके से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी लाइट नहीं होती तो अपने पैसे खर्च करके ही हॉटस्पॉट बनाकर 60 रुपये का पैकेज होता है मेरी जैज से, वो करके करवाता हूँ। तो मैं अपने एंड से भी कोशिश करता हूँ, और आपको तो मैंने कल से अनाउंस किया हुआ था मेरे ख्याल में क्लास कब होगी, तो ये कि ट्राई करें, और अगर पॉसिबल नहीं हो सकता तो रिकॉर्डेड सेशन सुन लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। हम तेरी ही मदद करते हैं यार, तो मदद चाहते हैं, हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा वज़्न हुआ, दौड़ना बहके होगा। सदाकल्लाहु अलैहि। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे जो ऑनलाइन लेक्चर लिए जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो होपफुली सामने सामने समझ आ रहा होगा, और अगर आप रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हैं तो अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो उस क्यूरी को आप feel free to ask at any time on our WhatsApp group and on my mail address adilkhanpakistan@gmail.com, and even my second email address adil.khan@hamza.edu.pk के ऊपर। सो लास्ट जो सेशन हम डिस्कस कर रहे थे वो EMFT के ऊपर था, और EMFT के हवाले से अगर हम बात करें तो हम टॉपिक द कर्ल ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक फ़र्क बताया था डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का और कर्ल का, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। तो मैं रिकॉल कर देता हूँ उसको कि जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस डिव के ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा डॉट पर्टिकुलर एंटिटी, डेल 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 डॉट पी, डेल डॉट डी, इस तरह से लिखा जाता है। तो डेल या डाइवर्जेंस का जो ऑपरेटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है डाइवर्जेंस का वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए। सो फॉर एंड सपोर्ट जो ग्रेडियंट का ऑपरेटर होता है वो हमारी स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और जो कर्ल का ऑपरेटर होता है वो वेक्टर फील्ड को रोटेशनल वेक्टर फील्ड यानी लीनियर वेक्टर फील्ड को रोटेशनल वेक्टर फील्ड में वो कन्वर्ट करता है। तो उस मकसद के लिए, पर्पस के लिए हम कर्ल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूँ, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। तो मुबीन भाई मेरी आवाज़ मेरे ख्याल में आपको क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी शेयर हो रही यस होगी। सर, यस सर, यस सर, आ रही है। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी किसी चीज़ में हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉल कर दूंगा आपके लिए, ठीक है और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास सर। जी सर हम लेक्चर देख रहे थे सर, आपने एक 11 लेक्चर नया डाला हुआ है सर जिसमें प्रॉब्लम्स हैं सारे। प्रॉब्लम से सारे से मुराद मतलब सर एक लेक्चर नंबर 11 है ना सर, जी जी। वो शायद पढ़ाया नहीं है सर आपने, शायद हमने साथ सेशन ज्वाइन नहीं किया होगा वो। हाँ, तो शायद आपने सेशन ज्वाइन नहीं किया होगा, तो वो दूसरा ने ज्वाइन किया होगा, या वो रिकॉर्डेड होगा, या वो यस दूसरे सर, सब्जेक्ट का अपलोड हो गया। सर सर। तो देख लीजिएगा, अगर वो गलती से दूसरे सब्जेक्ट का अपलोड हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि असल में मैं तीन चार चार चला रहा हूँ, 2 लैब और 2 कोर्स, तो उसमें कोई गलती भी हो सकती है पढ़ाते हुए, इधर से उधर अपलोड हो जाए। ओके उसमें ये है कि अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सेशन चल रहा था, मैं ये बता रहा था कि हमारा जो वेक्टर ऑपरेटर होता है, कर्ल ऑपरेटर, हमारी जो वेक्टर फील्ड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ जेड, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं हम कि ई इक्वल टू ई ऑफ एक्स आई प्लस ई ऑफ वाई जे और प्लस ई ऑफ के, या हाँ ई ऑफ जेड के। ये हमारी एक वेक्टर फील्ड होती है जिसे हम लीनियर वेक्टर फील्ड कहते हैं, ये मूव नहीं करती।
तो अगर इस वेक्टर फील्ड को रोटेशनल वेक्टर फील्ड बनाना है, रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड की मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताई थी कल भी, जिसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये है आपकी लीनियर वेक्टर फील्ड। ये जस्ट एक लाइन में फ्लो कर रही है, लेकिन इसको अगर हमें रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, जैसे ये बनी हुई है लीनियर से रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे कर्ल ऑफ V बनाना है, तो V एक फील्ड है जो कि लीनियर फील्ड है वेक्टर की, लेकिन अगर हमें इसे रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो उसके लिए हमें इसके ऊपर कर्ल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फील्ड का कर्ल लेने के बाद वो लीनियर फील्ड रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो हमारे सामने इस तरीके से नज़र आती है, आपको दिख भी रहा होगा ये इस तरीके से लीनियर मैग्नेटिक फील्ड रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है कर्ल के ज़रिए से। कर्ल को हम आगे मज़ीद पढ़ाते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसमें तरीका ये होता है कि आप इसका जो नॉमिनल फार्मूला है कर्ल का, इसमें आप ई ऑफ जेड को, सबसे पहले मैंने एंटिटी बताई थी ना, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई, ई ऑफ जेड। तो ई एक फील्ड है जिसके कोऑर्डिनेट वाइज एक्स वाई जेड के ये फॉर्मेट होते हैं। ई ऑफ जेड डावा बाय डावा वाई माइनस ई ऑफ वाई डावा बाय डावा जेड, यानी कि हम जेड को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्टिव टू वाई और वाई को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्टिव टू जेड, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आई की एंटिटी बनेगी, पोजीशन वेक्टर आई की डायरेक्शन में ये चीज़ बनेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ तक हमने आई को एंटिटी को पढ़ लिया। उसके बाद डावा ई ऑफ एक्स बाई ई ऑफ डावा ई ऑफ एक्स बाई डावा जेड के तौर पे हम इसको लेते हैं माइनस डावा ई ऑफ जेड बाई डावा एक्स, यानी ई ऑफ एक्स को डेरिवेट करेंगे जेड के रिस्पेक्टिव में, माइनस इसका आंसर जो आएगा डावा ई ऑफ जेड के कंपोनेंट को डावा एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे, और इनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो पोजीशन वेक्टर जे के रिस्पेक्टिव लिखा जाएगा। साथ ही साथ डावा ई ऑफ वाई हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्टिव टू एक्स के मुताबिक, और उसके बाद माइनस डावा ई ऑफ एक्स को हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्टिव टू डावा वाई के रिस्पेक्टिव। तो इनके रिजल्ट को माइनस करेंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा वो पोजीशन वेक्टर के एंटिटी में कहलाया जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड में बात हो रही है, तो ये जो वेक्टर होते हैं ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाते हैं। तो इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर जो ये कहलाते हैं, इनको निकालने का तरीका ये होता है, वैसे तो इन डिटेल निकालने का तरीका यही है, इससे मैंने ये बना के भी देखा है, ये एक्सप्रेशन बन जाती है ऐसे ही। अब इसमें बात सारी है कि आप जो एक्स आई जे और के कंपोनेंट हैं वो निकालते किस तरीके से हैं कि आप डावा बाय डावा एक्स को लिखते हैं, डावा बाय डावा वाई को लिखते हैं, डावा बाय डावा जेड को लिखते हैं, ठीक है। और जो आपका ई एक्स वाई जेड होता है वो आप नीचे रो में लिख देते हैं। फिर इस 3/3 के मैट्रिक्स को आप करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, जिसे कहते हैं एक्सपेंडिंग दी डिटर्मिनेंट। वो जब एक्सपेंडिंग दी डिटर्मिनेंट आप करते हैं तो एक्सपेंडिंग दी डिटर्मिनेंट के मुताबिक होता ही है कि आप जब इसको एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका आपको पता होगा कि हम आई लेते हैं, तो जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं आई के रिस्पेक्टिव, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ते हैं, तो ये दोनों को हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। उसके बाद अगला माइनस जे, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ते हैं और इन दोनों को लेके डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है जो आपने छोटी मोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है, इंटर में पढ़ा है, और अपनी मैथमेटिक्स के कोर कोर्सेज में भी पढ़ा है इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो हमारा के का पोजीशन वेक्टर है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम के को लेते हैं, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम और इस रो को छोड़ने के बाद हम ये चार एंटिटी को लेते हैं और इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो प्लेस करते हैं। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हमें जो आंसर इसको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का आता है, तो आखिर में अरेंजमेंट के बाद हमें ये चीज़ मिल जाती है। ये वो वाली चीज़ है जो कि हमें हासिल होती है, तो हम कहते हैं कि कर्ल निकालने का फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है जनाब। तो
ये वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है कर्ल की? तो ये इस तरह सिलेंड्रिकल में भी होता है और स्फेरिकल में भी होता है। नीचे है वो मेंशन, तो मैं उसको बताऊंगा। लेकिन हम इसकी एप्लीकेशन में बात करते हैं कि लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ इन सुपर कंडक्टर्स, ये इनमें इस्तेमाल की जाती हैं पेनिट्रेशन डेप्थ के अंदर। तो सुपर कंडक्टर के अंदर जो पेनिट्रेशन की जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इस तरीके से हम इसे कंसिडर करते हैं और उसमें ये चीज़ मालूम करते हैं। इसके साथ ही साथ कोहेरेंट लेंथ इन सुपर कंडक्टर, कोहेरेंट लेंथ ऑफ सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन के अंदर भी चीज़ इस्तेमाल होती है। एच कट पी एफ डिवाइड बाई पाई ई ऑफ जी, इसमें ये फर्मी वेलोसिटी कहलाती है। फर्मी वो लेवल्स होते हैं एनर्जी के जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी गैप्स कहते हैं। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के दरमियान जो हमारा हिस्सा होता है उसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। और जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप के अंदर जो चीज़ होती है उसमें फर्मी के लेवल्स होते हैं, यानी एनर्जी लेवल्स के सब लेवल्स जो कहलाते हैं वो फर्मी लेवल्स कहलाते हैं। तो इस तरह फर्मी वेलोसिटी और ये सब चीज़ें होती हैं। एनर्जी गैप्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है जो कंडक्शन बैलेंस बैंड के दरमियान होता है। सुपर कंडक्टिंग बैंड गैप, सुपर कंडक्टर के अंदर एक बैंड गैप होता है जो कि बैंड गैप की एनर्जी कहलाती है, ई ऑफ जी कहते हैं इसको। अच्छा जी, साथ ही साथ हम आगे चलते हैं। मेस्टर इफेक्ट फ्रॉम लंदन इक्वेशन, मेस्टर इफेक्ट फ्रॉम लंदन इक्वेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आप देख रहे होंगे। ये डेल क्रॉस जे का मतलब होता है जब भी कर्ल आता है ना तो डेल ऑपरेटर के बाद उसमें क्रॉस लगाया जाता है, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि उसको निकालने का तरीका कर्ल का ही होता है कि डेल के साथ क्रॉस लगा हुआ होता है, तो इसलिए हम उसको जान जाते हैं कि ये कर्ल ऑपरेटर है। अच्छा, साथ ही साथ फिर नीचे देखें इसमें डेल क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कर्ल लगा हुआ है, डबल कर्ल लगा हुआ है और 3 मरतबा कर्ल यहाँ पे लगा हुआ है एक्सप्रेशन है। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हमारी आगे बयान की जा रही हैं उन सब के अंदर कर्ल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कर्ल ऑपरेटर को बहुत सारी जगहों पर। अच्छा, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है कर्ल ऑपरेटर? क्योंकि जब हम ये कोर्स एंड करते हैं तो कोर्स एंड करने के बाद हमें ये चीज़ जो हासिल होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मोटर की वाइंडिंग के बिहेवियर को समझने के लिए कि मोटर किस तरह बिहेव करती है, मोटर किस तरह काम करती है, और जो हमारी मोटर के वो होते हैं एस्पेक्ट के, उसका रोटेशनल एस्पेक्ट क्या है और वो किस तरह फुलफिल करती है, उसकी स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकल के साथ साथ इस मेथड को हम जो फिल आउट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है जो कि कर्ल ऑपरेटर में हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो लंदन इक्वेशंस के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया है कर्ल ऑपरेटर को। इस तरह हमने मैक्सवेल की इक्वेशन, मैंने ये आपसे क्विज में भी पूछी थी अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारा क्विज हुआ था। तो मैक्सवेल्स की इक्वेशन को कर्ल ऑपरेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यहाँ देखें कहाँ कहाँ हो रहा है। मुबीन भाई मुझे बताएं इसमें कर्ल ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मैंने निशानी बताइए। सर फिलहाल इसमें, देखें सर अगर इसमें पहले इसमें फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में हो रहा है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में हो रहा है और सर इसमें नीचे तो सर पता नहीं, ऊपर का सर अच्छा पता नहीं सर, अभी तो इसमें नजर आ रहा अभी इसमें नजर आ रहा है। अच्छा मुबीन भाई, है फैराडे लॉ। ये पॉइंट फॉर्म है या इंटीग्रल फॉर्म है? सर ये पॉइंट फॉर्म इंटीग्रल दूसरी थी सर, जो पीछे थी ये लेक्चर नंबर 3 में। ये ये कौन सी फॉर्म है? ये इंटीग्रल है सर, ये क्विज में दिया। ये इंटीग्रल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में हम कर्ल ऑपरेटर को लगा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है जो हमारे कर्ल ऑपरेटर हैं। तो हमें फारिस भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, वेलकम फारिस भाई। फारिस साहब ने ज्वाइन कर लिया, हमें वेलकम। और कोई सवाल बीच में किसी का हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, वी आर ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, ये कर्ल ऑपरेटर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस कर लिया है ना, इसमें क्या होता है। इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कर्ल को जब निकालते हैं तो कर्ल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब निकाला जाता है
तो फिर उसको निकालने का तरीका कुछ डिफरेंट और डिफिकल्ट तरीके का होता है। तो आपके सामने हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन इसके जस्ट फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह कर्ल स्फेरिकल में निकाला जाता है, और सबसे बड़ा फॉर्मूला कर्ल का स्फेरिकल का होता है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, पूरी लाइन खत्म हो जाती है लेकिन फॉर्मूला खत्म नहीं होता है इसका। तो ये चीज़ है। तो हम ज़रा 1 मिनट का ज़रा ब्रेक लेते हैं, मैं एक वॉइस नोट सुन लूँ, फिर डिस्कस करते हैं ज़रा आगे लेक्चर को। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी मुबीन भाई, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें, मैं उसे रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा आपको, वरना हम ना आगे सर। चलते हैं। अच्छा, कर्ल ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया। कर्ल के हवाले से फॉर्मूले, उसके मैट्रिक्स, उसकी एप्लीकेशन, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन में अवेलेबल कर्ल होते हैं। तो इस तरीके से हम कर्ल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन फीचर है कर्ल का जो हमें दिखाई देता है, पता लगता है। कर्ल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा, तो कर्ल हमने यहाँ से शुरू किया था, फैराडे के लॉ में, एम्पेयर सर्किट लॉ में, वेव इक्वेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया था, कर्ल को डिस्कस किया था, फैराडे लॉ को ऑलरेडी हम मैक्सवेल की इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपने बताया भी था कि ये मुबीन भाई ने बताया था कि ये फैराडे का लॉ है। एम्पेयर के अंदर वेव की इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, जितनी भी 1/डावा टी लिखा होता है ना, यानी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से कहलाती हैं। तो मैक्सवेल का जो काम है वो टाइम इनवेरिएंट इक्वेशन और टाइम वेरिएंट इक्वेशन के ऊपर है। तो टाइम के रिस्पेक्टिव इक्वेशन को हम टाइम वेरिएंट इक्वेशन कहते हैं, और ये 3 डायमेंशनल वगैरह वगैरह इक्वेशंस कहलाती हैं। तो हाइपर फिजिक्स के अंदर हम जो कंजर्व चार्ज और वेव्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वो टॉपिक हमारा यहाँ तक पूरा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म्स की जो इक्वेशन है वो भी पूरी हो जाती है। मैक्सवेल की इक्वेशन, ये रिलेशंस वगैरह भी हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, और साथ ही साथ जो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, ये भी हमारी सारी हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे दीगर टॉपिक हैं,
वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया था, अगर आपको याद हो। असाइनमेंट में क्वेश्चन भी थे ना मोबिन भाई, मैंने इसके ऊपर 4 यस सर। असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने। यस यस सर, यस सर। अच्छा, लोगों 3 लेकिन सर प्रॉब्लम है, एक जी थ्योरी है। जी, लेकिन लोगों को देइएगा नहीं, यस सर। इतने तक रखनी है। अगर आप देंगे तो इससे आपके नंबर काट दूंगा मैं। अच्छा जी, ग्रेडियंट का जो ऑपरेटर है, अब हम ज़रा इसको देखते हैं। ग्रेडियंट का जो ऑपरेटर है ये किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरह डील किया जाता है ग्रेडियंट का ऑपरेटर, तो उसमें चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने एक फ़र्क बताया था जिसे आपके सामने लिखे हुए आ रहे होंगे, कर्ल वेक्टर। तो मैं दोबारा से ज़रा पूछने की कोशिश करता हूँ कि फारिस साहब, अगर आप बताएंगे कि हमारा कर्ल ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी सर। कर्ल ऑपरेटर क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, इससे क्या फ़ायदा है हमें। कर्ल ऑपरेटर हम वेक्टर को करने के लिए करते हैं ना। क्या वेक्टर को क्या करने के लिए करते हैं। हाँ सर, वेक्टर की हम बोले। सर उसकी रोटेशंस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपने कुछ करीब करीब आंसर दिया है। हमारा जो कर्ल ऑपरेटर होता है वो लीनियर वेक्टर फील्ड को रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम कर्ल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी जी सर। तो इसी तरीके से हमारा जो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मुबीन भाई आप बताएं। ग्रेडियंट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट आपके ग्रेडियंट साथ जी क्या सर? स्क्रीन के सामने भी नजर आ रहा है। सर ये सर मतलब ना सर वेक्टर फील्ड को मतलब स्केलर फील्ड में सर इस्तेमाल करते हैं सर डिफरेंशियल के लिए। ग्रेडियंट ऑपरेटर आप उल्टा बता रहे हैं, स्केलर फील्ड को मैं वेक्टर सर। फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। यस सर। ठीक है, और जो ठीक है। हमारा डाइवर्जेंस है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, आप दोनों में से कोई बता सकता है। डाइवर्जेंस, हम डाइवर्जेंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई भी बता दे। अच्छा सर, माइक बंद था, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा था, सॉरी। जी जी बोले। सर उसको जो वेक्टर फील्ड होती है ना सर, जी सर उसको हम चेंज करते हैं सर इसमें स्केलर फील्ड में सर। जी जी, तो ये क्या कहलाता है। डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस कहलाता है। बिल्कुल जनाब, सही बात है, आपने सही जवाब दे दिया इसका। तो हमने एग्जाम्पल जो असाइनमेंट के 3 सवाल थे वो तो डाइवर्जेंस के ऊपर कर लिए थे। अब हम ग्रेडियंट के ऊपर करते हैं। ग्रेडियंट को भी हम कहते क्या है, जो हमारे एक स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करता है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा 3x + 5y। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है जो कि, अच्छा ये एक स्केलर फील्ड है क्योंकि देखें इसके अंदर आई जे के नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी ना, तो ये पूरी की पूरी एक स्केलर फील्ड है। तो स्केलर फील्ड की एग्जाम्पल ये होती है कि वो स्केलर में इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें आई जे के कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ होता, तो ये स्केलर फील्ड कही जाती है। तो इस स्केलर फील्ड को पूरी की पूरी लेते हैं, ये फाई कहलाता है, फाई। और इसको हम डावा बाय डावा एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं और फिर इसे हम कॉमा डाल के यानी कि आई डावा बाई डावा वाई के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं
और फिर इस पूरी चीज़ को कॉमा डाल के हम z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करते हैं। तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हम x के रिस्पेक्टिव, y के रिस्पेक्टिव और z के रिस्पेक्टिव तीन दफ़ा इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो हमारे कितने आंसर आते हैं? 3 आंसर आते हैं। x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट का अलग आंसर आएगा, y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट का अलग आंसर आएगा और z के रिस्पेक्टिव करके भी उसका अलग आंसर आएगा। तो इसको हम 3 तरह से करते हैं, 3 दफ़ा डेरिवेट करते हैं। अगर आप और से देखें 3x + 5y ये लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जब डेरिवेट लिया जाएगा x के रिस्पेक्टिव, तो आप जानते हैं कि 3x को जब डेरिवेट x के रिस्पेक्टिव किया जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, सही है ना। और इस पूरी एक्सप्रेशन में 5y का जब x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट किया जाएगा तो आप जानते हैं कि y का x के रिस्पेक्ट के अंदर 0 हो जाता है डेरिवेटिव। तो सिर्फ और सिर्फ x का x के रिस्पेक्ट के अंदर डेरिवेटिव 1 लिया जाएगा और बाकी ये पूरी एक्सप्रेशन, ये वाली तो 0 हो जाएगी और ये 3 रह जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है कि उस पूरी एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट किया जाएगा? जी सर। ये बहुत आसान है, हम इस पूरी एक्सप्रेशन को लेंगे और x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट कर लेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। और इस पूरी एक्सप्रेशन को हम दोबारा लेंगे और y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट कर लेंगे। अच्छा, y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे तो x तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्टिव x डेरिवेट नहीं होता, लेकिन y के रिस्पेक्ट में y डेरिवेट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 3x तो 0 हो जाएगा तो इसके 5 आ गया। अच्छा, इस पूरी एक्सप्रेशन को z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा? दोनों 0 हो जाएंगे सर। दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि z के रिस्पेक्ट में x और y तो 0 होता है ना, नहीं तो इसलिए z उन्होंने लिखा भी नहीं है, सही है ना। तो इस तरीके से हमारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाती है। तो ये क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल जो है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना मुबीन भाई? यस सर। का ये 5वां सवाल हो गया, तो छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये, तो ये 2 लाइनों के जवाब है इसका। अच्छा जी, असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉर द स्केलर फील्ड phi x, y equal to x square, y और z, कैलकुलेट द ग्रेडियंट phi। सोल्यूशन गिवन स्केलर फील्ड phi, और ये दिया हुआ, इन्होंने कहा है कि भाई एक स्केलर फील्ड है, इसका आपने ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट का मतलब इस स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करना है हमें। तो x की पावर 4 y और z, इस पूरी एक्सप्रेशन को phi कहते हैं। और phi x के रिस्पेक्टिव जब लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 4x³ yz। क्लियर है भाई? और इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे तो आप जानते हैं कि ये x की पावर 4 × z हो जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। उसके बाद इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लेंगे और z का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इसका आंसर x की पावर 4 × y हो जाएगा। करेक्ट है जनाब ये भी? यस सर। तो इस तरीके से हम x, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन में कॉमा लिखा हुआ है ना, पहला कॉमा दूसरा कॉमा फिर ये एक्सप्रेशन तीसरी, तो ये एक्सप्रेशन जो कॉमा से पहली है इसे कहते हैं 4x³ yz i, और इसके साथ दूसरी वाले के साथ लिखा होता है j और तीसरी वाले के साथ लिखा हुआ होता है k, और यहाँ पे भी i, j और k लिखा होता है। तो असाइनमेंट में जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ i, j, i और j लिखेंगे, कॉमा नहीं डालेंगे बल्कि 3i + 5j इस तरह करके लिखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। जी सर। तो आई जे सिर्फ यहाँ आएगा और यहाँ आई जे और के आएगा और यहाँ आई जे और के आएगा, इसमें नहीं आएगा तो ये तो है ही स्केलर फील्ड है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आज। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आज मैं एक और मजीद चीज़ दे देता हूँ जो कि असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब इसको देख लें, ये एक स्केलर फील्ड है x² sin 5y, क्योंकि इसके साथ आई जे के नहीं लिखा हुआ ना, तो ये हमारी स्केलर फील्ड होगा x² sin 5y। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे। तो देखें, आप जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 2x sin 5y। क्लियर है? 2x sin 5y हो जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन। अच्छा, उसके बाद आएगा क्या? i, यहाँ क्या आएगा? i और प्लस फिर डावा 5y डावा y, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन का y के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेट लेंगे।
तो एक्स स्क्वायर तो सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसमें ना। अब साइन 5y का अगर हम डेरिवेटिव y के रिस्पेक्टिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई? cos सर कॉस। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और 5y का अलग से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव टू y लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 cos 5y। क्लियर है? या ये बता दूं कैसे आ रहा है? क्लियर सर? नहीं क्लियर सर, है? कर क्योंकि लेंगे जब इंशाल्लाह। जब साइन साइन थीटा का जब डेरिवेट करते हैं तो वो तो cos थीटा बन जाएगा, लेकिन जो उसका थीटा अगर सिंपल थीटा ना हो बल्कि कुछ वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है। तो जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो आंसर आपका y के दोबारा रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा, और वो 5 मल्टीप्लाई में शुरू में लिखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 5x स्क्वायर cos 5y आ गया। और इसके साथ एंड में लिखा जाएगा j। तो ये एक्सप्रेशन या एंटिटी जो कि बनी है डावा 5/डावा x, इसमें i लिखा जाएगा, प्लस डावा 5/डावा y के लिखा जाएगा, j लिखा जाएगा। उसके बाद ये आ गया 2x sin 5y i लिखा जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर cos 5y j जी लिखा जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ तक असाइनमेंट के कितने सवाल हो गए जनाब? जी सर 7। 7। 7 7 हो गए ना मुबीन भाई, क्या कर रहे हैं आप? यस। नहीं सर 7 बोला। 7 अच्छा जी, 7 क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट के आज तक के हो गए, और ये टॉपिक हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने असाइनमेंट भी दिए, उसमें कर्ल ऑपरेटर को डिस्कस किया और ग्रेडियंट को डिस्कस किया। अच्छा, हम डाइवर्जन डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेडियंट को डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल के तौर पे, और कर्ल के न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए हैं। तो जो कर्ल के यस न्यूमेरिकल्स हमारे हैं वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो सर इस लेक्चर नंबर 11 पीडीयू का है। वो वीडियो का अपलोड है, चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश यस करूँगा उसको रिप्लेस कर दूँ, वरना वो आपके काम का है भी नहीं ना। यस सर। हाँ, तो इस तरह से वो मिसप्लेसमेंट भी हो जाती है, क्योंकि वो आप देख रहे होंगे 13-14 लेक्चर तक चले गए, तो वो आगे पीछे अपलोड करने में यस सर। प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ तक हमारे असाइनमेंट के 7 सवाल हो गए। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो कर्ल ऑपरेटर का होगा, जिसको इंशाल्लाह हम देखेंगे, उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई, हमने जो ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का ऑपरेटर था उसकी थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, तो उसे देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक स्टार्टिंग टू एंड पूरा हो जाए हमारा। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो असल में अब वेक्टर फील्ड कहलाता है। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर होता ही वो है जो स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। एंड whose magnitude is the rate of change and which point in the direction of the greatest rate increase of the scalar field. If the vector is resolved, अगर वेक्टर रिजॉल्व किया जाए, its component represent the rate of change of scalar field with respect to each direction component. Hence, for a two-dimensional scalar field phi x, y इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, ग्रेडियंट x और y में इस तरह लिखा जाएगा जो अभी हमने एग्जांपल में देखा, पहली और तीसरी। और यही x y z की डायमेंशन में हमने देखा, जो x y और z यानी 3 डायमेंशन के अंदर ग्रेडियंट हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा, यानी असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 6 में। The gradient scalar field is the derivative of each of the field direction, यानी हर एक पूरी की पूरी फील्ड का एक x के रिस्पेक्टिव, पूरी फील्ड का y के रिस्पेक्टिव, और वही पूरी फील्ड का z के रिस्पेक्टिव डेरिवेट लिया जाता है और इसको i प्लस j प्लस k में लिखा जाता है, इस तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। Note that the gradient of the scalar field is a vector field, ये हमें पता भी है। An alternative notation is to the del और नेबुला ऑपरेटर। अच्छा, ये जो हम डेल कहते हैं ना, डेल ऑफ एफ, तो इसे असल में डेल ऑपरेटर कहते हैं और नेबुला ऑपरेटर भी कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ, द 3 डायमेंशनल स्केलर, इट्स ग्रेडियंट इज गिवन बाय, उस तरह हमने देख भी लिया उसको, रेक्टेंगुलर में अच्छा ये भी रेक्टेंगुलर में डिफरेंट होता है, कार्टेशियन में, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल में ऐसे होता है, और स्फेरिकल में इस तरह से होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से तो हमने देख लिया है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वी कैन change the vector field into scalar field only if the given vector is differential. The given vector must be differential to apply the gradient phenomenon.
The gradient of any scalar field shows its rate and direction of change in space. तो असल में स्केलर फील्ड का मकसद या हमारे ग्रेडियंट का मकसद ये होता है कि हम किसी स्केलर फील्ड जो हमें दी जाती है उसे हम वेक्टर फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर लें और वेक्टर फील्ड में ट्रांसफॉर्म करके उसे रिप्रेजेंट करें। तो हमारा बेसिक मकसद यही होता है। यहाँ तक हमने आज जो है कर्ल ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करी, उसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे वो हैं न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन और एप्लीकेशन हमने ग्रेडियंट की डिस्कस की। असाइनमेंट के आज 7 सवाल टोटल हो गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग असाइनमेंट, अगर जैसे आज क्लास खत्म हुई, अगर थोड़ी देर में बैठ के मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये असाइनमेंट का सवाल हो जाएगा, तो आप इस तरह कर लें। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है उस तरह करना है। जैसे मैंने जहाँ बताया ना कि जहाँ XYZ IJK लगेगा तो वो IJK वगैरह लगाना है वहाँ पे, और इस तरह करते हुए न्यूमेरिकल आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें, मैं उसको जवाब दे दूँगा, आंसर दे दूँगा। और होपफुली आप लोगों की क्विज़ 1 हो चुके हैं और अब इंशाल्लाह मिड होंगे और उसके बाद फिर हम क्विज़ 2 भी कंडक्ट करेंगे। सर मिड की डेट आ गई है सर अभी तक? मिड की डेट आई तो नहीं है, लेकिन होपफुली वो अगले हफ्ते हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। सर LMS भी कोर्स शो हो गए ना अब? मुझे आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं? सर बता रहा हूँ सर, हो गए सर शो। अच्छा, LMS में मैंने नहीं देखा तो मैं देख लेता हूँ। LMS बल्कि वो इस पे हो जाएगा ना यार। चलो अभी खोलिए LMS power system protection, electrical, power electronics, power transmission, power electronics, power system, numerical power, electromagnetic field theory आ गई है। DSP के vertical lever distribution utilization का आ गया है और ये इसकी थ्योरी है। जी जनाब, आप सही कह रहे हैं। मैं ये टॉपिक्स की जो वो है उसकी तरह अपलोड कर दूंगा। जब पेपर ऑनलाइन शायद ना हो सके, अभी तक तो यही डिसीजन है। तो आप लोग जो है तैयारी अपनी पेपर के लिहाज से ही करिए कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना ऑन पेपर होंगे, क्योंकि आप अगर ये सोच के करेंगे तो आपकी तैयारी हर तरह से बेहतर रहेगी। अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे ना ऑनलाइन होंगे, देख के कर यस सर। लेंगे, पूछ के कर लेंगे, वगैरह वगैरह शेयर करके कर लेंगे, और अगर वो होगा पेपर पे तो आपके लिए मसला हो जाएगा भाई। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन पेपर को सोच के तैयारी मत करें। वैसे मैं बहुत लीनियंट और आसान तरीके से ही हर चीज़ एक्सप्लेन करके सिंपल छोटे छोटे न्यूमेरिकल की बेस के ऊपर मैं करवा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई डिफिकल्टी तो यस नहीं है सर। इसमें। तो अगर आप नो सर नो। प्रैक्टिस ही कर लें तो न्यूमेरिकल वैसे ही होंगे और आपकी तैयारी पहले से हुई होगी। इसलिए पेपर बेस एग्ज़ाम जो है ना वो समझ के आप सॉल्व करिएगा, तो ही आपके लिए आसानी है, वरना तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी आपके लिए। यस सर। तो ठीक है सर। LMS के ऊपर तो कोर्स अपलोड हो गए हैं। मेरे कोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, जो मेरे आए हैं दोनों कोर्सेज। अब मैं इनके लिंक्स वगैरह और अपने सेशंस जो मेरे मौजूद हैं वो इसके ऊपर रखता जाऊंगा और इस तरीके से आपको डिटेल LMS के ज़रिए मिल जाएगी। लेकिन हम जो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं वो आपको शेयर ड्राइव से मिली, क्योंकि मैं यहाँ जो लिंक शेयर करूँगा वो शेयर ड्राइव का होगा, क्योंकि मैं यहाँ अपना लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वो 32 MB का है ना। जबकि मेरा नॉमिनल एक लेक्चर जो होता है वो 45 से 50 MB का होता है, तो मैं इसके ऊपर वो अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं उसका सिर्फ लिंक इसमें शेयर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब जो आप जैसे पढ़ रहे हैं ना वो वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक आध मरतबा आके देख यस जरूर सर। लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल मेरे ख्याल में नहीं है आप लोगों का? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह क्लास हम 10 बजे कंटिन्यू करेंगे दोबारा अपनी, और इस सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।